ही सीधी साधी 15 वर्षीय एक सुंदर लड़की थी। चंदा उदास होकर बाजार से सब्जी खरीद रही थी। काका, टमाटर और मूली के क्या भाव हैं? अरे चंदा बिटिया, हमेशा की तरह आज भी चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है काका, आपको हमेशा मेरे चेहरे पर उदासी ही नजर आती है। बिटिया, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियां हंसती और खेलती हुई अच्छी लगती हैं। इस उम्र में ये उदासी अच्छी नहीं लगती। चंदा और सब्जी वाले की बात मुखिया बहुत गौर से सुन रहा था। अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो इस बेचारी पर इसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन कितने अत्याचार करती है। मगर मजाल है कि चंदा की जुबान अपनी सौतेली माँ, अपनी सौतेली बहन के खिलाफ एक शब्द भी किसी ने सुना हो। ये बात तो है मुखिया चाचा, इस बात की तो तारीफ सारा गांव करता है। ये तो चंदा की सगी माँ के सिखाए हुए संस्कार हैं। वैसे धनीराम को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए था। जब से उसने दूसरा विवाह किया है, बेचारी चंदा का जीना हराम हो गया है। मुझे जल्दी से भाव बता दीजिए काका, माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या क्या चाहिए? मुझे 1 किलो मूली और आधा किलो टमाटर चाहिए। ये लो बिटिया, इसके 20 रुपए हो गए। लेकिन माँ ने तो मुझे 15 रुपये ही दिए हैं। कोई बात नहीं चंदा बिटिया, तुम ले जाओ। तुम्हारे लिए ये सब्जी सिर्फ 15 रुपए की है। चंदा खुश होती हुई सब्जी लेकर वहाँ से चली गई, जहाँ पर चंदा की छोटी सौतेली बहन कल्लो, जो चंदा से उम्र में 2 वर्ष बड़ी थी, चंदा का गुस्से से इंतजार कर रही थी। इतनी देर कैसे लग गई महारानी? बाजार में क्या कर रही थी? मैं तो बाजार में सब्जी लेने गई थी और मैं बहुत जल्दी आ गई। बस बस, मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना कौन बनाएगा? तभी चंदा की सौतेली माँ कांता वहाँ पर आ गई। मेरी बेटी सही कह रही है चंदा, तुझे बाजार में इतना समय कैसे लग गया? कहीं तेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? अपनी माँ की बात सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए। बस बस, अपने ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चल जल्दी से खाना बना और सुन, उसके बाद बहुत सारे गंदे कपड़े भी तुझे धोने हैं। कपड़े धोने के बाद तुझे घर की साफ सफाई भी करनी है। सारे काम करने के बाद ही तुझे भोजन मिलेगा। चल जल्दी से काम पर लग जा। कांता ने इतना कहा ही था कि तभी धनीराम वहाँ आ गया। धनीराम को देखकर कांता बुरी तरह से घबरा गई। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? तभी धनीराम की नजर अपनी बेटी चंदा पर पड़ी। अरे चंदा, क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ नहीं, आज हम सब चंदा की माँ के बारे में बात कर रहे थे और अचानक चंदा की आंखों में आंसू आ गए। मैं से यही समझा रही थी कि आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ और कल्लो तुम्हारी बड़ी बहन। तुम कितनी अच्छी हो कांता। एक गांव वाले हैं जो मुझे हमेशा तुम्हारे खिलाफ भड़काते रहते हैं। इतना बोलकर धनीराम वहाँ से चला गया। धनीराम के जाते ही कांता अंदर आ गई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है नास बेटी? चल जल्दी से काम पर लग जा। चंदा आंख में आंसू लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद चंदा सारे घर के कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। चंदा का शरीर थक चुका था। चंदा अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोती हुई बोली, माँ तुम कहाँ हो? जब तुम जीवित थी तब तुम मुझसे 1 गिलास पानी भी नहीं मंगवाती थी। आज देखो माँ, तुम्हारे बगैर तुम्हारी चंदा का क्या हाल है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? चंदा अपनी माँ को याद करते करते रोते हुए भूखी सो गई। अगले दिन चंदा जब सोकर उठी तो कांता क्रोधित होती हुई चंदा से बोली,
सारे काम बाद में करना। सबसे पहले जाकर कुएं से पानी भर कर ले आ। लेकिन माँ, घर पर तो पानी बहुत है अभी, कुएं से भरने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, तुझे बोल रही हूँ ना। चल जा, जल्दी से एक बाल्टी पानी भर ला। चंदा कुएं की तरफ चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली बड़ी बहन कल्लो उस पर नजर रखी हुई थी। चंदा ने कुएं में बाल्टी डाली ही थी कि तभी कल्लो ने पीछे से चंदा को धक्का दे दिया। चंदा चीखती हुई कुएं के अंदर गिर गई और पानी में हाथ पैर मारने लगी। मुझे बचाओ कोई, माँ, मैं कुएं में गिर गई हूँ, बचाओ मुझे। मर जा कुएं में, जान छूटी हमारी, अब सारी जायदाद हमारी। चंदा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर घने जंगल में पाया। चंदा चौंक कर उठकर बैठ गई। सामने एक बहुत सुंदर लड़की जिसके बाल सुनहरे थे चंदा को देखकर बोली, तुम्हारा चेहरा तो रानी से बहुत मिलता है। कौन हो तुम और मैं किस जगह में हूँ? मैं तो कुएं में गिरी थी। तुम जिस कुएं में गिरी थी उस कुएं का एक द्वार इस जादुई नगरी में खुलता है। ये एक जादुई नगरी है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तुम कहाँ ले जाना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हें महल में ले जाना चाहती हूँ। चंदा उस सुंदर लड़की के साथ चलने लगी। जंगल के आसपास की सौंदर्यता चंदा का मन मोह रही थी। कुछ समय में चंदा एक बेहद सुंदर स्वर्ण महल के सामने खड़ी हुई थी। महल के बाहर एक बेहद सुंदर स्त्री टहल रही थी। रूपमती, देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। उस सुंदर स्त्री ने जैसे ही चंदा को देखा वो खुश हो गई। तुम्हारा चेहरा तो रुक्मणी से बहुत मिलता है। तुम रुक्मणी की पुत्री तो नहीं? अपनी माँ का नाम सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी माँ को कैसे जानती हो? तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन थी। मैं तुम्हारी मासी हूँ। एक दिन उसे तुम्हारे पिता से प्रेम हो गया, फिर वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आई। लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तभी चंदा ने देखा कि सुंदर लड़की जो उसे लेकर महल तक आई थी अचानक एक स्वर्ण वृक्ष में बदल गई। ये क्या? ये सुंदर लड़की तो स्वर्ण वृक्ष बन गई। ये जादुई नगरी है चंदा। तुम उस कुएं के द्वार से एक पेड़ के पास जाकर गिरी होगी। हमारी सुंदर नगरी के पेड़ जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। क्या इस बारे में पिताजी जानते थे? नहीं चंदा, तुम्हारे पिताजी इस जादुई नगरी के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता है, आज तुम्हारे पिताजी के पास जितनी भी संपत्ति है वह सब इसी जादुई नगरी का चमत्कार है। तुम्हारी माँ ने कभी भी इसका रहस्य किसी के सामने नहीं खोला, लेकिन तुम जरूर खोलना। आपकी बात का मतलब नहीं समझी मैं। तुम काफी कमजोर हो गई हो चंदा। तुम यहाँ पर कुछ दिन तक आराम से रहो। तुम्हारे जितने भी दुख के दिन थे वह अब समाप्त हो गए। चंदा राजकुमारी की तरह वहाँ पर जीवन व्यतीत करने लगी। वो दिन भर सुंदर जंगल में घूमती फिरती। कुछ ही दिनों में चंदा और ज्यादा सुंदर हो गई। इधर धनी राम का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा, मेरी बेटी कहाँ चली गई तू? मेरी पत्नी की एक ही निशानी थी चंदा, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। कांता घड़ियाल के आंसू बहाते हुए रोने लगी। अरे ऐसा मत कहिए जी, मैं भी आपकी पत्नी हूँ और कल्लो भी आपकी बेटी है। माँ सही बोलती है पिताजी, मैं आपको कभी भी चंदा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पिताजी, मुझे बाहर निकालिए, मैं यही हूँ।
हाँ, कांता सुना तुमने? यह तो चंदा की आवाज है जो कुएं के अंदर से आ रही है। धनीराम दौड़ता हुआ कुएं की तरफ जाकर रोने लगा। तभी कुएं के अंदर से चंदा की आवाज आई। पिताजी, मुझे बाहर निकालिए, मैं यही हूँ। चंदा की आवाज सुनकर धनीराम बुरी तरह से चौंक गया। कांता और कल्लो बुरी तरह से घबरा गई। इस रस्सी को कसकर पकड़ो बेटी, मैं इसे ऊपर खींच रहा हूँ। बेटी, तुम्हें कुएं में गिरे हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। यह कैसे संभव है? मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे बस इतना याद है कि मैं कुएं से पानी निकाल रही थी और अचानक नीचे गिर गई और मैं बेहोश हो गई। अब तुम कभी भी इस कुएं के पास मत जाना। धनीराम चंदा को लेकर घर के अंदर चला गया। धनीराम बहुत खुश था। मगर रात में कांता ने दूध देते समय धनीराम को नींद की दवाई दे दी। धनीराम गहरी नींद में सो गया। कांता और कल्लो सीधे चंदा के कमरे में चली गई। चंदा जाग रही थी। क्यों री, तू जीवित कैसे बच गई? 1 महीने से तो कुएं के अंदर थी। ऐसा किसी भी हाल में संभव नहीं है। मैंने तेरे पिता को नींद की गोली दे दी है। वो सुबह से पहले नहीं जागेंगे। सीधी तरह से बता। ये ऐसे नहीं मानेगी माँ। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कल ये सारी घटना पिताजी को बता देगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही मैं इसे मार कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। घबराओ मत, मैं पिताजी को आप दोनों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। क्या कहना चाहती है तू? माँ, आप नहीं जानती हैं, उस कुएं के अंदर एक दूसरी जादुई नगरी का द्वार खुलता है, जहाँ पर सोने के महल और हीरो के वृक्ष हैं। जब आप दोनों ने मुझे कुएं के अंदर फेंक दिया था, तब मैं उसी दुनिया में पहुँच गई थी। क्या हमें वहाँ पर ढेर सारा सोना मिलेगा? वहाँ इतना ढेर सारा सोना है माँ कि आप सोच भी नहीं सकती। कल्लो आहिस्ता से अपनी माँ से बोली। ये तो बहुत ही बड़ी मूर्ख निकली। इसने तो सब कुछ बता दिया। तो फिर हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? बहुत आसान है, आप दोनों उसी कुएं में छलांग लगा दीजिए। हमें मूर्ख समझा है क्या? नहीं, तुझे भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। चंदा उन दोनों को कुएं के पास लेकर आ गई। चंदा ने बगैर डरे उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी। चंदा को छलांग लगाते देख लालच में अंधी हो चुकी कुंती और कल्लो ने भी छलांग लगा दी। अगले ही पल उन दोनों ने स्वयं को एक भयानक जंगल में पाया, जहाँ के वृक्ष के आकार और चेहरे राक्षसों जैसे थे। रूपमणि और चंदा वहाँ पर पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। यह तुम हमें कहाँ ले आई हो चंदा? तुमने तो कहा था कि तुम जादुई नगरी होकर आई हो। चंदा तुम्हें मेरे कहने पर यहाँ पर लाई है मूर्खों, ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। तुम क्या कहना चाहती हो और कौन हो तुम? दरअसल रूपमणि ने ही चंदा को सारी योजना समझाकर कांता और कल्लो को फंसाया था। तभी रूपमणि ने अपना हाथ सामने की ओर कर दिया। सामने एक स्वर्ण द्वार बन गया। तुम इस द्वार के अंदर चली जाओ चंदा, तुम सीधे अपने घर पहुंच जाओगी। और हाँ, तुम कभी भी इस जादुई नगरी में आना जाना चाहो तो आ सकती हो, लेकिन याद रखना, इस रहस्य को कभी भी अपने पिता और विवाह के बाद अपने पति को मत बताना। चंदा उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गई और सीधे अपने कमरे में पहुंची। कल्लो और कांता को मौजूद ना पाकर धनीराम ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। सबने यही समझा कि वो दोनों भाग गई।
चंदा आज भी उस जादुई नगरी में घूमने जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।